अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आमिर लोधी और आज इस वीडियो से हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय बी आर मलिक का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। और इस बुक में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 670 एंड लास्ट अप टू 1100। 670 से ये पीरियड स्टार्ट होता है और 1100 तक बाकी रहता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो एंगल्स एंड सैक्सन्स वर टू ट्राइब्स हु वर लिविंग अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क। एक्चुअली ये दो ट्राइब्स थे जो स्वीडन और डेनमार्क की साहिल पर रह रहे थे। इंग्लिश वाज देयर कॉमन नेम एंड टंग। इंग्लिश इन लोगों की कॉमन टंग यानी कॉमन ज़ुबान थी और इन लोगों को कहा भी इंग्लिश पीपल ही कहा जाता था। दैट्स वाई वी कैन से दैट दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस। इसलिए इन्हें हम इंग्लिश रेस के एंसेस्टर्स यानी कि आबाव अजदाद कह सकते हैं। एंड द लैंड दे वर ऑक्यूपाइड वाज कॉल्ड एंगल लैंड। और जिस जगह ये रह रहे थे उस जगह को एंगल लैंड कहा जा रहा था। बिगनिंग ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो इंग्लिश पोइट्री का आगाज़ इसी पीरियड में होता है। मच ऑफ द एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज लॉस्ट येट देयर आर ओनली सम फ्रैगमेंट लेफ्ट। ज़्यादातर जो एंग्लो सैक्सन पोइट्री है वो लॉस्ट हो चुकी है, वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकी क्योंकि उस ज़माने में इतना ज़्यादा लिखने पढ़ने का जो ट्रेडिशन थी वो इतनी नहीं थी, ट्रेंड इतना नहीं था लिखने पढ़ने का, और इसीलिए जो है लिटरेचर ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमें कुछ फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। तो पोइट्री जो है वो दो तरह की थी, एक है रोमांटिक पोइट्री और दूसरी रिलीजियस पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री जो है इसका कंसेप्ट आज बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हम यूजली इसका जो कंसेप्ट है वो जो है लव स्टोरीज जो मूवीज़ देखते हैं उनमें रोमांटिक का जो कंसेप्ट हमें उसी तरफ जो है जाता है हमारा ध्यान। एक्चुअली में उस ज़माने में रोमांटिक का मतलब बिल्कुल भी नहीं था रोमांटिक पोइट्री का मतलब, बल्कि ये हीरोइक पोइट्री हुआ करती थी जिसमें एपिक पोएम्स हुआ करती थी और बैटल्स के बारे में जो है पोएम्स हुआ करती थी, एडवेंचर्स पोएम्स हुआ करती थी, हीरोज़ की अचीवमेंट्स के बारे में ये पोइट्री होती थी। इसे हम रोमांटिक यानी रोमांस विद वार्स एंड विद देयर लव एंड पैट्रियोटिज्म इसमें होता था। सो द एंग्लो सैक्सन्स वर ब्रेव वॉरियर्स। ये बहादुर जंगजू हुआ करते थे। एंड दे सैंग एट देयर फीस्ट अबाउट बैटल्स कोर्ट्स एंड देयर एंसेस्ट्रल हीरोज़। तो इन्होंने अपने फीस्ट पर, अपनी दावतों पर और अपने फेस्टिवल्स पर गॉड्स के बारे में और अपने अबाउट अजदाद जो इनके हीरोज़ गुजरे हैं इनके एंसेस्ट्रल्स में उनके बारे में ये गाया करते थे, पोइम्स वगैरह पढ़ा करते थे। रिटन फॉर्म में हमें जो है इतनी नहीं थी। ये जो लोक पीपल्स जो है हम सुनते आ रहे हैं कहानियाँ जो अपनी जनरेशन टू जनरेशन जो डिलीवर होती हैं, हमारी जो बड़े नानियाँ दादियाँ जो हम बच्चों को सुनाते हैं, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं फिर वो आगे फिर अपने जनरेशन को सुना रहे होते हैं। तो इस तरह ये जो है जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही थी। तो रोमांटिक पोइट्री में जो रिकॉर्ड हो सकी उनमें विट्सिथ वाल्थियर, द फाइट एट फाइनसबर्ग, कंपेनियन ऑफ डूअर्स शामिल है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ दिस पीरियड इज बेओवुल्फ। और इस पीरियड की जो सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है वो है बेओवुल्फ। बेओवुल्फ इज फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेफरेंसेस एंड allusions to great events, to the fortunes of kings and nations. There is thus an historical background. ये बेओवुल्फ जो एक्चुअली ये एक तरह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है क्योंकि ये फुल ऑफ रेफरेंसेस है इसमें और allusions हैं ग्रेट इवेंट्स के, एंशियंट इवेंट्स के, ग्रेट और एंशियंट किंग्स एंड एंशियंट नेशंस के जो फॉर्च्यून्स हैं इनकी किस्मत के बारे में, यानी कि कहाँ जो है इनकी अचीवमेंट्स और कितना इनका जो है कहाँ तक इनकी सक्सेसफुल थे, ये कितने ये बहादुर थे और कितना ये प्रॉस्परस रहे। तो ये हमें इन किंग्स एंड नेशंस की इसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। रिलीजियस पोइट्री की अगर बात करें तो आफ्टर द एंग्लो सैक्सन्स एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी द पोएट्स टूक अप रिलीजियस थीम्स एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर पोइट्री। तो बाद में एंग्लो सैक्सन्स ने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस्ड किया, क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और फिर रिलीजियन को ही जो है अपना सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री बना लिया। तो इसमें जो टू इम्पोर्टेंट पोइट्स हमें मिलते हैं, कैडमन एंड सेनवुल्फ। कैडमन सैंग द स्क्रिप्चर हिस्ट्री। कैडमन ने अपनी पोइट्री में स्क्रिप्चर हिस्ट्री गाई। स्क्रिप्चर कहते हैं रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जैसे हमारी जो लास्ट बुक है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी कुरान पाक, इसी तरह जो इससे पहले
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, यानी अंजील और तौरात, इन्हें जो है स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। सेंट वुल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम इज़ द क्राइस्ट, और सेंट वुल्स ने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पोएम लिखी वो द क्राइस्ट है। क्राइस्ट भी प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है जो क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। सो दिस क्राइस्ट इज एक्चुअली अ मैट्रिकल नैरेटिव ऑफ लीडिंग इवेंट्स ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ। जो क्राइस्ट पोम है ये मैट्रिकल नैरेटिव है। ये मैट्रिकल नैरेटिव क्या होता है, ये एक तरह का वे ऑफ स्टाइल है, ये आप स्टाइलिस्टिक में भी पढ़ेंगे बीएस इंग्लिश में। तो इसमें जो है वो इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं सेंट वुल्फ कि किस तरह से जो जैसे क्राइस्ट थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ, ज़मीन पर उनकी वजारत, ये मिनिस्ट्री से मुराद यहाँ हम प्रोफेसी लेंगे, यानी कि वो एज अ मैसेंजर, एज अ प्रॉफिट किस तरह से जो है उनके इवेंट्स, 2 इवेंट्स, लीडिंग इवेंट्स में वो जो है उन्होंने लीड किया अपनी लाइफ को, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो इंग्लिश प्रोज का आगाज़ भी एंग्लो सैक्सन पीरियड से होता है। द टू ग्रेट पायनियर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज वर द एल्फ्रेड हु वाज द किंग ऑफ वेसेक्स एंड द सेकंड इज एल्फ्रिक हु वाज अ प्रीस्ट। तो जो 2 पायनियर हम प्रोज राइटर या प्रोज जिन्होंने इस्टेब्लिश किए स्टार्ट में इस पीरियड में, वो एल्फ्रेड किंग एल्फ्रेड था, हु ट्रांसलेटेड अ नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स इन इंग्लिश। उसने क्या किया था, बहुत से क्रॉनिकल्स को, क्रॉनिकल्स कहते हैं हिस्टोरिकल्स, ये जो ऐसी राइटिंग जिसमें हिस्ट्री को हम डिस्क्राइब किया गया होता है, वो उसने लैटिन से ट्रांसलेट किया। एक्चुअली जो फर्स्ट प्रोज थे वो ट्रांसलेटेड ही थे, इंग्लिश की लैंग्वेज के अपने जो थे, ओरिजिनल प्रोज नहीं था, लेकिन so it was a translation, okay. And second one, Alfric, a priest who wrote sermons in a sort of poetic prose। ये जो priest था, एक पादरी था, उसने sermons लिखे थे poetic prose में, फॉर्म में। Harold the last of Saxon kings was defeated in 666 at the Battle of Hastings by William the Conqueror of Normandy France। तो जो एंग्लो सैक्सन पीरियड का लास्ट किंग था वो हैरोल्ड था, और वो 1166 में उसे डिफीट हो गई थी। फ्रांस नॉर्मैंडीज़ ने अटैक किया 1166 में इन पर, और इस तरह से एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है। द एंग्लो सैक्सन्स आर और इंग्लिश पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर देयरफॉर एक्सटेंड्स रफली फ्रॉम 670 AD टू 1180। तो इस तरह से जो एंग्लो सैक्सन का पीरियड है वो 670 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट से लेकर 1100 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट तक ये पीरियड बाकी रहा। तो यहाँ एंग्लो सैक्सन्स पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो एंग्लो सैक्सन्स पोइट्री डील्स विद द ट्रेडिशंस ऑफ एन ओल्डर वर्ल्ड। ये पोइट्री ओल्डर वर्ल्ड की, एंशियंट पीपल के बारे में, उनकी ट्रेडिशंस के बारे में जो है हमें बताती है। एंड देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ विंड एंड स्ट्रॉम। इस पोइट्री में विंड एंड स्ट्रॉम का तासुर भी मिलता है। यह विंड एंड स्ट्रॉम को हम मेटाफोरिकली जो है उनकी हार्डशिप से, हम यहाँ मेटाफोरिकली उनको समझ सकते हैं, उनकी हार्डशिप से, हाउ ब्रेवली दे फेस द हार्डशिप्स, कैलामिटीज़ एंड द एनिमीज़ एट्सेट्रा, हम उन्हें रिलेट कर सकते हैं इस तरह। तो दिस पोइट्री वाज पोइट्री ऑफ अ स्टर्न एंड पैशनेट पीपल। देवर स्टर्न एंड पैशनेट पीपल। वो स्टर्न एक ज़िद्दी लोग थे, यानी कि अपने अज़ाइम के पक्के लोग थे, और पैशनेट थे, जज्बात से भरपूर लोग थे। देवर मूडी, मेलनकली एंड फायर्स, और वो जो है मेलनकली मीन्स उनमें दर्दमंदी पाई जाती थी। फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, सेंटिमेंट्स थे, और वो फायर्स भी थे, और अपने लैंड्स को लेकर, अपनी ज़मीन और अपने ऑनर को लेकर वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी थे। फायर्स मीन यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे। येट विद ग्रेट कैपेसिटी फॉर एंड्योरेंस एंड फाइटैलिटी, और उनमें एंड्योरेंस, उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त की भी जो है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी, एंड फाइटैलिटी भी, उनमें फेथ था, ईमान भी उनमें मौजूद था।